हे एवरीवन एंड वेलकम टू टॉप स्कॉलर्स। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर। दिस इज द सेकंड सैंपल पेपर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी डू सैंपल पेपर दिस इंस्ट्रक्शंस यू शुड नो। ये आपके स्टार्टिंग में भी पेपर में आपको दिखेंगे। जैसे आप पेपर आपके सामने आएगा टू राइट डाउन, यू विल सी ऑल दिस इंस्ट्रक्शन एंड यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? कि कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे। द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। कहीं क्वेश्चंस पे और होंगे बीच में, डोंट वरी। सो क्वेश्चंस विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में देखा है। 5 सेक्शंस। जैसे ए इज योर एमसीक्यू, तो सबसे पहले 1 to 18 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। 19-20 भी एमसीक्यू ही होता है, बट असर्शन एंड रीजनिंग होगा। असर्शन का एक स्टेटमेंट होगा, रीजन का एक स्टेटमेंट होगा। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो दोनों में कुछ रिलेशन है भी कि नहीं है। ठीक है। 21 to 25 ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्कर ईच। सो यू कैन सी वेरी शॉर्ट आंसर्स, दैट इज 21 to 25. Then we have 26 to 31. These are short answers, that is 3 marks each. And 32 to 35. These are 5 marks each. And then last में हमारे पास है 36 to 38. ये हमारा जो है वो ब्रेक डाउन करके आएगा केस बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट? सो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ 80 मार्क्स। आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स मिलेंगे। बट एज आई सेड, कुछ क्वेश्चंस में आपको बीच में और भी मिलेगा। सो विल डील विद दोज और क्वेश्चंस आल्सो। एग्जाम में इट वोंट बी कंपलसरी टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस। कोई एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो तो दैट वुड बी इनफ व्हेनेवर इट कम्स टू और। ठीक है, आगे बढ़ते। सो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन, ओके या, सो वही और वाला मैं बात जो कर रहा था वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे आपको क्वेश्चन के बीच में। ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज सो एंड सो, अ कोन इज प्लेस्ड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो डायरेक्टली सॉल्व मत करो। आपको फिगर ड्रॉ करना काफी इंपॉर्टेंट है। सर्कल इज गिवन, टेंजेंट इज देयर, टेंजेंट एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर, तो ये सारे में आप ड्रॉ करो उसको, डोंट सॉल्व इट डायरेक्टली, करेक्ट? देन टेक द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मेंसुरेशन में काम आएगा। वैल्यू ऑफ पाई आपको 22/7 ही लेना है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। अगर वहां पे लिखा है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, अगर ऐसा लिखा है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो टेक 3.14। इफ नथिंग इज रिटन देन टेक 22/7। एंड ऑल्सो रिमेंबर, वी आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर्स, करेक्ट? हम कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, तो हमें जो भी है सॉल्व भी करना है। हालांकि इतने मेजर इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है जो भी चैप्टर्स है, मेंसुरेशन एक ही चैप्टर है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, बट वो भी प्रैक्टिस से हो जाता है। ओके, तो चलो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में एज यू नो देयर आर 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस में से जो पहले 18 क्वेश्चंस है वो डील कर लेते हैं 1 मार्कर के। लास्ट के 2 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो क्वेश्चन सेज 3 bells ring every 8, 12 and 20 minutes. If they all rang together at 9 p.m, when will they ring together? Again, मतलब क्या, 9 बजे तीनों bells ring हुए, bell 1, bell 2, bell 3. bell 1 8 minutes के बाद में ring होती है, 12 minutes के बाद में 20 minutes के। तो कहने से bell 1 फिर 16 मिनट के बाद ring होगी, फिर से 12 मिनट्स का इंटरवल, मतलब ये 24th मिनट, ये 40, फिर ये फिर से 24, देन ये 36, ये 60 एंड सो ऑन, राइट? सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स के एलसीएम निकालेंगे। तो उसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3, 20 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5। तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो 2�3 लेंगे, 2 को हटा देते, इंटू 3 लेंगे, इंटू 5 लेंगे। 2�3 इज 8, 8 into 3 into 5, 8 3 24, 24 5 120। तो ये 120 मिनट्स हो गया। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे।
तो अगर 9 AM को रिंग हुआ था प्लस 2 घंटे में अगर मैं करता हूं तो 11 AM को रिंग होगा. तो वी कैन से दैट 120 मिनट्स को चेंज किया आवर्स में, आंसर मिल चुका है हमें. सो 11 AM इज द फाइनल आंसर. So we can say if they all rang together at 9 AM, after that they will ring at 11, फिर 1 PM, फिर 3 PM, 2-2 घंटे के इंटरवल में वो रिंग करते रहेंगे. करेक्ट. ओके, चलो पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. काफी अच्छा क्वेश्चन. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें आप लोगे x1 y1, इसको लोगे x2 y2, एंड देन यू विल फाइंड आउट द डिस्टेंस. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ठीक है, अप्लाई करते हैं. सेंटर है -2, -3, एक पॉइंट दिया है 3,4. सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट योर रेडियस. सो रेडियस विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1, दैट इज -2 -3 द होल स्क्वायर प्लस -3 -4 द होल स्क्वायर. So that is going to give you -2 -3 is -5. -5 का स्क्वायर इज 25. -3 -4 is -7. -7 का स्क्वायर इज 49. So अंडर रूट 25 प्लस 49 अंडर रूट 74. तो रेडियस इज अंडर रूट 74. तो डायमीटर कितना होगा? उसका डबल, दैट इज 2 इंटू अंडर रूट 74. दैट इज 2 रूट 74. तो 2 रूट 74 ऑप्शंस में है क्या? ऑप्शन सी है 2 रूट 74. दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन द लाइंस विल बी. दिस इज इंटरेस्टिंग. पैरेलल, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट मतलब इट हैज सॉल्यूशन. तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है. दो लाइंस पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, मतलब पैरेलल तो हो ही नहीं सकता. एंड दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट दे ओवरलैप ईच अदर, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं. मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे भी मिलता है, सॉल्यूशन यहाँ पे भी मिलता है. So we can say that they're consistent when they're intersecting as well as coincident. Correct? So condition क्या है? सिंगल पॉइंट पे है तो यूनिक सोल्यूशन, तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन विच इज कोइंसिडेंट. करेक्ट? सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देन दे विल बी इंटरसेक्टिंग, जिसमें एक सोल्यूशन मिलेगा या फिर आपको एक से ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी बोलते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द गिवन फिगर गिवन है, मतलब हाँ, इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर O. एंगल POB, ये एंगल 106 डिग्रीज है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APO. तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. करेक्ट? रेडियस इज OA, PA इज टेंजेंट. अब यहाँ पे तो लीनियर पेयर है ना, तो अगर ये 106 है तो इनर एंगल कितना होगा? 180 माइनस 106, जो कि होगा 74. तो ये एंगल होगा 74. अब 74 और 90 ऐड करोगे तो मिलेगा 164. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. तो 180 में से 164 को माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 16 डिग्री. सो 16 डिग्री विल बी द फाइनल आंसर. सोल्यूशन देख लेते हैं. देखो, POB इज 106 एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, एंगल 90 डिग्री आया, एंड देन AOP इज इक्वल टू, यहां से आप वैल्यू निकालोगे जो कि 74 डिग्रीज हमने ऑलरेडी निकाली थी, एंड देन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. वो वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे. करेक्ट? So 90 plus 74 plus APO is 180.
So 164 plus APO is 180. So APO is 180 minus 164, which is 16 degrees. So clearly option A, 16 degrees, is the right option. Correct? Okay. आगे बढ़ते हैं. Now let's see question number 5. So it says tan theta is 1 by 7. हमें फाइंड आउट करना है sec raised to 4 theta माइनस cosec raised to 4 theta. ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है ये. tan theta गिवन है, कितना है? 1 by 7. So if I just square it, can I say tan square theta is 1 by root 7 the whole square? तो ये 1 by 7 बन जाएगा. tan square theta is 1 by 7. अब अगर tan square theta 1 by 7 है तो cot square theta कितना होगा? 7 होगा. tan theta का रेसिप्रोकल. So you can see cot theta is root 7. So cot square theta is 7. Correct? Now sec raised to 4 theta minus cosec raised to 4 theta. इसको हम लिख सकते हैं sec square theta the whole square minus cosec square theta the whole square. That is 1 plus tan square theta the whole square minus 1 minus cot square theta the whole square. क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है ना. tan की वैल्यू कितनी है? tan की वैल्यू है 1 by 7. cot की वैल्यू कितनी है? cot की वैल्यू है 7. तो पुट करो 1 plus 1 by 7 the whole square minus 1 plus 7 the whole square. So that gives you 8 by 7 the whole square minus 8 square. And you solve this further. 49 by 64 by 49 minus 64, right? Cross multiply. FS64 कॉमन ले लो and then ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. That will be minus 3072 by 49 and that is your final answer. ठीक है, चलो, I hope this is clear. D option सही है. Next question. Question number 6. It says, for what value of p the quadratic equation 3x square plus 8x plus p is equal to 0 has two equal roots. Equal roots का condition क्या है? b square minus 4ac is equal to 0, right? तो a b c हमें already पता है. b square minus 4ac equal to 0 apply कर लो and then you get the value of p over here. So firstly this is the given quadratic equation. Compare करोगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू p. करेक्ट. कंडीशन क्या है? दे हैव इक्वल रूट्स, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ओके, सो जस्ट अप्लाई दैट. d इज इक्वल टू 0. ये 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू पी इज इक्वल टू 0. सो 64 माइनस 12p इज इक्वल टू 0. सो 12p इज इक्वल टू 64. p इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 12. p इज इक्वल टू 16 बाई 3. तो वैल्यू ऑफ p हमें मिली 16 बाई 3. ठीक है, इजी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7. So it says, in a circle of radius 28 centimeter, an arc subtends an angle of 45 degrees at the center. Find the area of the sector. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है. एक सर्कल है, देखो सर्कल में क्या गिवन है? रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर. सेंट्रल एंगल थीटा गिवन है 45 डिग्रीज. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड है. थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. पाई कितना लोगे? 22 बाई 7, बिकॉज रेडियस 28 है. सॉल्व इट केयरफुली. ये 1 बाई 8 हो जाएगा एंड देन यहाँ से तो 4 और वो कैंसिल होके यू कैन सॉल्व दिस फर्दर टू गिव यू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? ओके, सो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में चेक करना है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कैलकुलेशन तो काफी सिंपल है, वो आप खुद से भी इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर स्पेड नॉर किंग. अभी ये काफी अच्छा है. देखो 52 कार्ड्स है, स्पेड नहीं होना चाहिए. स्पेड कितने होते हैं? 13. तो ये 13 नहीं होने चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए. लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे? 4 किंग कंसिडर करेंगे. लेकिन
इस 13 स्पेड में से एक किंग तो ऑलरेडी है ना, तो बाकी के 3 किंग कौन से बचे? हार्ट, डायमंड एंड क्लब। तो टोटल कार्ड्स कितने हुए? 13 + 3 16। तो अभी प्रोबेबिलिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 16 डिवाइडेड बाय 52 जो भी होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। करेक्ट। सोल्यूशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। स्पेड एंड किंग कार्ड्स कितने होंगे? स्पेड 13, किंग 4 होते हैं, लेकिन एक किंग ऑलरेडी उधर इन्वॉल्व है तो रिपीट नहीं करेंगे, 16। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 36। क्यों? क्योंकि ये कार्ड्स नहीं चाहिए, नीदर बोला है। सो 52 में से 16 को माइनस करना है, सो 36 कार्ड्स आर द फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आर 52. So what will be the probability? Probability will be 36/52. So the probability is going to be 36/52, which is nothing but 9/13. So 9/13 is the probability. Okay, आगे बढ़ते हैं। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है। It says if sin alpha plus beta is √3/2, then tan of 3 times alpha plus beta by 4 is how much? Sin alpha plus beta is √3/2. Alpha plus beta. Sine of which angle is √3/2? Sine of 60 degrees is √3/2, right? So यहाँ पे पूछा है tan of 3 alpha plus beta, तो alpha plus beta की जगह पे मैं 60 पुट करूंगा, so that gives you tan of 3 into 60 divided by 4, right? So 4 1 the 4 15 the 15 3 the 45. So basically ये आएगा tan 45 डिग्री। बस tan 45 आपको पता है 1 होता है। So here sin 60 is √3/2. So alpha plus beta हमारा है 60 degrees. And then tan of 3 times alpha plus beta by 4. Alpha plus beta already हमारे पास है 60. तो 3 times 60/4. That is tan 45. Tan 45 is 1. So 1 is the final answer. Option D is the correct option. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Let's see the next question now. The prime factorization of 96. ये तो बहुत ज़्यादा easy हो गया, 6th grader जैसा क्वेश्चन है ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करोगे? डिवाइड करो। 96 डिवाइडेड बाई 332 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 8 डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2। इसको लिखेंगे, 3 तो एंड में लिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कितनी बार है? रिपीट करो। 1 2 3 4 5। सो 2⁵ इंटू 3⁵1। चेक कर लो, 2⁵ इंटू 3⁵1 मतलब ही 3। So option C is going to be the right option. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 देखते। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो ये डायमीटर छोटा है, से फॉर एग्जांपल ये D1 है, ये D2 है, तो D1 अर्थ का डायमीटर है, 1/5 ऑफ D2 है। डायमीटर 1/5 है तो रेडियस भी तो 1/5 ही होगा, तो R1 विल बी 1/5 ऑफ R2। करेक्ट, यानी कि R2 इज 5R1। करेक्ट, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? वॉल्यूम्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। दोनों भी स्फीयर है, ये दोनों भी क्या है? दोनों भी स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो V1 होगा 4/3 पाई R1 क्यूब एंड V2 होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो, तो दोनों का वॉल्यूम मतलब बेसिकली बचेगा क्या? इधर का रेडियस का क्यूब बाय इधर का रेडियस का क्यूब। बट रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा आर क्यूब बाय 125 आर क्यूब एंड दैट विल गिव यू 1/125। सो रेशियो इज 1:125। सो 1:125 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 11x माइनस k इज 7, वन ऑफ द जीरोस इज 7, देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट. ठीक है, अभी ऐसे टाइप की क्वेश्चन में क्या करना है ना, सीधा पॉलिनोमियल लिखना है और x की जगह पे 7 पुट करना है एंड p ऑफ x की जगह पे 0 पुट करना है. इसको सॉल्व करोगे ना आपको k की वैल्यू मिलेगी. दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस. करेक्ट. सो लेट अस डू इट. सो गिवन पॉलिनोमियल इज व्हाट, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस प्लस 11x माइनस k. So 7 is the 0. 0 is equal to x square. 7 square plus 11 into 7 minus k. 7 square is 49. 49 plus 77 minus k is equal to 0. 77 plus 49 is 126. 126 minus k is equal to 0. So k is equal to 126. Value of k मिल गई. Options check कर लो. Option B is the correct option, which is nothing but your 126. ठीक है. Okay. Question number 13 देखते हैं. If the length of an arc of a circle is 44 units, length of the arc of the circle is 44. Central angle is 63. ये जो लेंथ है वो 44 है और थीटा 63 है. हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. राइट. तो वो यूज करेंगे एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ओवर हियर. लेंथ ऑफ आर्क दिया है 44 यूनिट्स. सेंट्रल एंगल दिया है 63 डिग्रीज. रेडियस इज क्वेश्चन मार्क. लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. सो दिस 44 is equal to 63 by 360 multiplied by 2 pi r. So 44 is equal to, if you just divide this by 9, 9 sevens are 9 fours are, तो 40 आएगा. 2 into 22 by 7 into r. So further if you solve this, you get r is equal to 44 into 10 by 11. So 11 ones are 11 fours are. So r is equal to 4 into 10, which is 40. So the radius is 40 units, right? Radius of the circle is how much? 40 units. ठीक है. Okay. 40 units is the right answer. Next question says, D is a point on side BC of triangle ABC such that ADC is equal to BAC. ADC ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है. CD is 8. ठीक है. ये CD कितना है? 8 है. BC is 32, right? And ADC is equal to BAC. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है AC. ठीक है. वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी पता है, हमें AC फाइंड आउट करना है. सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. कौन से दो ट्राइंगल्स को? ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC एंड DAC. ABC एंड DAC. ठीक है. जहां पे C तो कॉमन एंगल होगा, देखो, एंड इधर का जो D है दैट इज ये वाला D, ये वाले A के साथ इक्वल होगा. सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC. इट इज ऑलरेडी गिवन. एंड ACB इज इक्वल टू ACD, कॉमन एंगल. सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अभी हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. सो नाउ कैन आई से दैट CD by CA will be equal to CA by CB. So CA square is equal to CB into CD. Values put करो. So CA square is equal to CB 32 into CD 8. So CA square is 32 into 8 होता है 256. 256 का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो आएगा 16. So we get CA is equal to 16. चेक करो 16 ऑप्शंस में है कि नहीं. 16 बिल्कुल ऑप्शंस में है. ऑप्शन A is the correct option, which is 16 सेंटीमीटर्स. ठीक है. इजी क्वेश्चन है. 14 क्वेश्चंस आर डन. वी विल मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन नाउ. तो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी. इट सेज फ्रॉम द डेटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25, 36 इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर रिमूव्ड
then the probability of getting a perfect square from the remaining is what? तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है जिसमें से ऑड नंबर्स रिमूव किए गए हैं. सो लेट्स रिमूव द ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स अगर मैं रिमूव करता हूं तो रिमेनिंग नंबर्स कौन से होंगे? 4 16 36 एंड देयर इज वन मोर नंबर ओवर हियर 40. लेट मी जस्ट ऐड इट. ये 4 होंगे. इसमें से अभी परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं? सो गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम द रिमेनिंग, देखो ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा. परफेक्ट स्क्वायर्स है 4 16 एंड 36. सो 3 परफेक्ट स्क्वायर्स है आउट ऑफ 4. सो कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 3/4. करेक्ट. The number of elements in the event E are 3. So probability of event E are n of E by n of S, that is 3/4. So 3/4 is the right answer. Correct? Okay. Next question देखते हैं. It says the diameter of a circle is of length 8 centimeter. एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है? डायमीटर है 8 सेंटीमीटर and one of the ends is 0,5. एंड द अदर एंड इज ऑन दी वाई एक्सिस. मतलब ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, मतलब 0, समथिंग. सो व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड आउट? वी आर सपोज टू फाइंड आउट ये क्या होगा. ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे मैं y ले सकता हूँ. सो लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ओवर हियर. सो लेट द 2 पॉइंट्स बी, वन पॉइंट इज 0,5, द सेकेंड पॉइंट इज 0,y. करेक्ट. So the distance between the 2 points will be x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. That is 0 minus 0 the whole square plus y minus 5 the whole square. But diameter कितना है? Diameter तो 8 है. So we can say 8 is equal to under root 0 minus 0 the whole square plus y minus 5 the whole square. So square root cancel हो जाएगा and you will get y minus 5 is equal to 8. So 5 on the other side, y is equal to 8 plus 5, that is equal to 13. The value of y that you get is 13, right? So 0,13 is the final answer. Easy है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते हैं जहाँ पे मोड एंड मीन गिवन रहता है, मीडियन फाइंड आउट करना है, या फिर मीन एंड मीडियन गिवन रहता है, मोड फाइंड आउट करना है, राइट? सो मोड एंड मीन ऑफ द डेटा are 18 and 24 respectively. Then the median of the data is what? तो हमें फाइंड आउट करना है डेटा का मीडियन. ठीक है. What is the relation between mean, mode and median? मीन, मोड एंड मीडियन के बीच में एक रिलेशन है and that says mode is equal to 3 times median minus 2 times mean. Mode is 3 times median minus 2 times mean. So 18 is equal to 3 times median minus 2 times mean. So 18 is equal to 3 into median minus 2 into 24. So 2 into 24 is how much? 48. So 18 is equal to, या फिर 48 plus 18 is equal to 3 median. 48 plus 18 कितना? 66 is equal to 3 median. So median will be 66 divided by 3. So this is the median of the data. Easy है. चलो, मतलब 66 divided by 3 ultimately is 22. So 22 is the median over here. Okay. So 22 option C है. Option C is the right option. चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं MCQ का. मतलब और 2 MCQs है बट वो assertion and reasoning questions है. तो 18 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. It says AT and AS are tangents to the circle drawn from the external point A. External point is A. मतलब एक सर्कल के बाहर पॉइंट है A एंड इस पॉइंट A से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, AT एंड AS. PQ is the third tangent touching the circle at M. If AS is 16, देखो एक और एक टेंजेंट है. ठीक है, फिगर ऑलरेडी गिवन है तो फिगर पे ही देख लेते हैं. What will be the length of AQ? AQ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. क्या क्या गिवन है? AS गिवन है. This AS is 16
एंड क्यू एम इज 7, ये पार्ट जो है वो है 7। हमें ए क्यू फाइंड आउट करना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें पता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्यू एम और क्यू टी इक्वल होगा? तो क्यू एम 7 है तो क्यू टी भी तो 7 होगा। एंड अगर ए एस 16 है तो ए टी भी 16 होगा। तो बचा हुआ ए क्यू कितना होगा? कैन आई से दिस ए क्यू विल बी 16 माइनस 7 विच इज 9। तो ए क्यू की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 9। इजी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो ए एस एंड ए टी आर द टेंजेंट्स, देयरफॉर इसका रीजन क्या? लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे पी क्यू भी एक टेंजेंट है एंड देन टी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम है एंड एस पी इज इक्वल टू पी एम है। तो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो ए एस इज इक्वल टू ए टी 16 सेंटीमीटर एंड ये दोनों भी इक्वल होंगे 7 एंड देन पूरा 16 है, 16 माइनस 7 करना पड़ेगा विच विल गिव यू 9 सेंटीमीटर। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी इसको देखा था। करेक्ट? ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 18 क्वेश्चंस। Now we will move on to the 19th question which is the assertion and reasoning question. इसका आंसर 9 मार्क कर लेते हैं पहले। Okay, now it says, assertion says, if the HCF of 65 and 117 is 13, then their LCM is 585. Okay, if the HCF अगर 65 and 117 के HCF 13 है तो उसका एलसीएम 585 है। क्या ये ट्रू है? चेक करना है। फिर चेक करना है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ एन टू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। देखिए ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है ना, ये तो फॉर्मूला ही है, तो ये तो वैसे भी ट्रू ही है। एंड ये चेक करना पड़ेगा। ओके, एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है विच इज 13, एलसीएम गिवन है 585, चेक करना है वो सही है कि नहीं। तो यूजिंग द फॉर्मूला HCF into LCM is product of two numbers, we can say HCF is 13 into LCM is equal to product of two numbers. अब 13 को आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे फर्दर। So LCM will be 13 5s are 65 and then 5 into 117 is nothing but your 585 which is right. तो ये भी true है। Correct? This is also true. So what do we understand from this? Both the statements are absolutely true. ठीक है, एंड दोनों स्टेटमेंट्स में रिलेशन भी है। That the reason is the correct explanation for the assertion as well. That means here we can say that the assertion is true, reason is also true, and we'll also check whether R explains A. So yes, R is the correct explanation, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज करके हमने ये सॉल्व किया ना, हमने रीजन वाला फॉर्मूला ही तो यूज किया है। करेक्ट? सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन सेज, असर्शन सेज tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, सो साइन tan थीटा प्लस कॉट थीटा into sin theta plus cos theta is equal to sec plus cosec, and then second statement given है tan theta plus cot theta is 1 by sin theta into cos theta. Okay, तो पहले tan theta plus cot theta into sin theta plus cos theta देखते हैं। tan को हम लिख सकते हैं sin by cos, cot को हम लिख सकते हैं cos by sin, and then here we have sin plus cos, sin into sin sin square, cos into cos cos square। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखो अगर ये मैंने पार्ट कंसिडर किया तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये मैंने पार्ट कंसिडर किया तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। 1 by cos theta is sec theta, 1 by sin theta is cosec theta. So ultimately we get sec theta plus cosec theta. Correct?
सो LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, मतलब ये तो सही है. एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इफ यू सी दिस, ये पार्ट तो हमने अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले. सिर्फ tan और कॉट की अगर मैं बात करूं तो यू कैन चेक. हालांकि सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया है तो मैं आपको बता देता हूं. दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड देन दैट बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस इनटू साइन, एंड न्यूमरेटर 1 बनता है. सो 1 बाय कॉस इनटू साइन. So yes, both assertion and reasoning are true, and reason is the correct explanation for the assertion. So हम बोलेंगे A and R are true and R is the correct explanation of A. So option A is the correct option, right? चलो आगे बढ़ते. तो ये पहले 20 क्वेश्चंस हमने MCQs के कर लिए. Now we will move on to question number 21 to 25. क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये आपके सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस होंगे. सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स ईच. तो 2 मार्क के क्वेश्चंस ये होंगे. तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स. ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते. इसमें और वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, मतलब यू विल हैव ऑप्शंस इन द मिडिल एज वेल. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 दैट लाई बिटवीन 20 and 250 is what? And find the sum of odd natural numbers from 18 to 36. ठीक है, तो sum of multiples of 6 that lie between 20 and 250. 20 से लेकर 250 तक के multiples of 6. तो पहला multiple है 24, फिर 30, फिर 36 एंड देन 248 लास्ट होगा. तो आपका फर्स्ट टर्म होगा 24 एंड आपका लास्ट टर्म होगा 246, नॉट 248. ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स मतलब हमें n निकालना है. a और an हमारे पास है. d की वैल्यू 6 होगी क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 6 है. an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सिर्फ n की जगह पे कुछ नहीं लिखना है, बाकी तो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. फ्रॉम हियर 24 ट्रांसफर हो जाएगा. यू गेट 222 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1. 6 डिवाइड हो जाएगा. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37. माइनस 1 राइट में चला जाएगा. n will be equal to 37 plus 1, 38. ठीक है, so 38 is the final answer. फर्स्ट वाले पार्ट का. so this is 38, right? Okay. Now find the sum of odd natural numbers from 18 to 36. 18 से लेकर 36 तक sum of odd natural numbers. स्टार्ट होता है 19 से, 19, 21 अप टू 35. सबसे पहले तो कितने नेचुरल नंबर्स है, हमें n भी फाइंड आउट करना होगा. कितने नेचुरल नंबर्स है फ्रॉम 18 टू 36, कितने ऑड नंबर्स है बेसिकली, राइट? सो 19 टू 35 एंड देन n इज 9. आप काउंट भी कर सकते हो या फिर सीधा 36 माइनस 18 कितना, 18. तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आधे ऑड नंबर्स होंगे और आधे इवन नंबर्स होंगे. सिंपल सी बात है. n इज 9, a इज 19, राइट? a क्या होगा, a हमारा होगा 19. तो Sn क्या होगा, Sn will be n by 2, 2a plus n minus 1 into d. तो Sn will be equal to n जो कि 9 by 2, 2 into a है 19 और d है 2. So 9 by 2, 38 plus 16. 38 plus 16 कितना, 54. So 9 by 2 into 54, that is going to give you 243 as your final answer. So we can say that the sum of odd natural numbers from 18 to 36 is 243. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज रूट 5. हमें फाइंड आउट करना है tan प्लस कॉट. देखो tan प्लस कॉट निकालना है ना, तो सबसे पहले tan को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस एंड कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन. और जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस आ जाएगा. That is one of the ways. Okay, so sin theta plus cos theta रूट 5 है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स हमने किया. अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 5. इसकी वैल्यू 1.
So 1 plus 2 sin theta cos theta is equal to 5. So 2 sin theta cos theta is equal to 5 minus 1, which is 4. So sin theta cos theta will be 4 by 2, which is 2. अच्छा, sin theta cos theta 2 मिला. अभी ये देखो, ये tan plus cot. तो tan क्या होता है? tan होता है sin by cos. cot क्या होता है? cos by sin. इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा cos थीटा. ये वैल्यू 1. So this becomes 1 by sin theta cos theta. Sin theta cos theta के वैल्यू ऑलरेडी 2 है. So 1 by 2 is the final answer. Easy. तो इसकी वैल्यू होगी 1 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay. So E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC where AB is equal to AC. ठीक है. AB और AC इक्वल है. AD is perpendicular to BC. एंड EF is perpendicular to AC. हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये प्रूव करना है. पहले पार्ट पे फोकस करते हैं. ABD ECF. ABD और ECF में इधर F90 है तो इधर D90 है, राइट. एंड ABD ECF, इफ यू सी दिस, ये ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब बेस एंगल्स तो इक्वल होंगे. तो ABD का एंगल B ECF के एंगल C के साथ इक्वल होगा. ओके, सो इट इज ऑलरेडी गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज AB इज इक्वल टू AC. एंड इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, सबसे पहले हमें ये पता है कि एंगल ABD एंड एंगल ECF इक्वल है. तो एंगल ABD और एंगल ECF दोनों 90 डिग्रीज होंगे. सो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया, राइट. ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट इज AB by EC is equal to BD by CF. AB by EC is equal to BD by CF is equal to AD by EF. बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. AB multiplied by EF will be equal to EC multiplied by AD. And that is nothing but your second part. तो पहला पार्ट अगर हो गया तो बस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लेके आप दूसरा पार्ट इजीली प्रूव कर सकते हो. सिंपल एज दैट. आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर्स फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एट द सेंटर. मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल का सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, जहाँ पे रेडियस है 2 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल है 30 डिग्रीज. ठीक है, और क्वेश्चन भी है, तो वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर, एक सॉल्व करना है. पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. पाई को एज इट इज रखना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू 1/3 पाई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट. थीटा इज 30 डिग्रीज, आर इज 2, सो हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू साइन 30, ये कैंसिल हो जाएगा. 2 साइन 30 दैट इज 1. सो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल बी 1/3 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होता है? पूरा एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/3 पाई माइनस 1. So this becomes 4 pi minus pi by 3 minus 1. That is 11 pi by 3 minus 1. So 11 pi by 3 minus 1 will be the final answer. Second question देखते हैं. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 120 degrees. मतलब sweep करता है ऐसा वो blade और एंगल फॉर्म होता है 120 डिग्रीज इधर. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द टोटल एरिया. ठीक है, तो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया विल बी द एरिया स्वेप्ट बाय द 2 ब्लेड्स, राइट. तो
पहले तो एज आई सेड फिगर ऐसा होगा जहाँ पे ये जो एंगल है वो 120 डिग्रीज होगा एंड ये 25 सेंटीमीटर होगा, ओवरलैप नहीं हो रहा है. So the total area clean will be 2 multiplied by area of the blade which sweeps the dust, right? So area cleaned by sweep will be area of the sector with theta 120 and radius 25. That is theta by 360 into pi r square. That is 120 by 360 into pi r square. ये 1 by 3 हो जाएगा into 625. So 625 by 3 pi. बट दो ब्लेड्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 625 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7, राइट. ओके, फाइनली हमें मिलेगा 1309.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. सो आई होप दिस इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the given figure, O is the center of the circle and PQ is the tangent to it at Q such that P dash Q dash R. Angle PTQ plus angle TQR. PTQ, this angle, plus angle TQR, this angle, is 90 degrees. ये हमें prove करना है, ठीक है. PTQ plus TQR is 90 degrees. ध्यान से देखना सोल्यूशन को. In triangle QTO, तो ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल QTO, राइट, QTO. सबसे पहले तो दो रेडियस है OT एंड OQ, दोनों इक्वल होंगे. उसके बाद में अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या ना इसे ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल. सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. दैट मीन्स एंगल OQT इज इक्वल टू एंगल OTQ. नाउ वी नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. क्यों 90 डिग्रीज? Because tangent is perpendicular to the radius. OQ is perpendicular to PR. तो इन दोनों का सम तो 90 डिग्री होगा. That is angle OQT plus angle TQR is 90 degrees. But OQT जो है वो इसके साथ इक्वल है. तो OQT की जगह पे मैं OTQ लिख सकता हूँ. तो अभी OTQ देखो, OTQ is already equal to OQT. तो इसकी जगह पे मैं OQT लिख सकता हूँ. So OQT which is nothing but OTQ plus TQR is equal to 90 degrees. Now तीनों कोलिनियर है, राइट. सो कैन आई से PTQ, OTQ का मतलब ही PTQ है. देखो OTQ बोलो PTQ बोलो, एंगल तो T ही है ना, एंड एग्जैक्टली यही तो प्रूव करना था. PTQ plus TQR is 90 degrees, ठीक है. अभी हम मूव कर रहे हैं सेक्शन C की तरफ. इन सेक्शन C as you know there are 6 questions and they will be of 18 marks, right? So AB is the diameter of the circle centered at O. BC is the tangent to the circle. The figure is already given. If OP bisects the chord and angle AOP is 50 degrees, then find the measure of angle C. हमें find out करना है measure of angle C. Okay. अभी देखो, वैसे ये easy है क्योंकि ये chord है और ये सेंटर से chord bisect हो रही है. So can I say this angle will be 90 degrees because line segment drawn from the center of the circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. तो अगर ये 90 50 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 40 होगा. जैसे ही ये एंगल 40 होगा आप बड़ा ट्रायंगल सिलेक्ट कर सकते हो. ये 90 होगा फिर से because tangent is perpendicular to radius. एंड ये एंगल आप फिर इजीली निकाल सकते हो. बट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, करेक्ट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन फॉर दिस. ओके, सिंस OP bisects the chord, therefore OPA is 90 degrees. ये एंगल 90 डिग्रीज होगा because the line drawn through the center of the circle to which bisects the chord is perpendicular to the chord. Now in triangle AOP एक एंगल 50 डिग्रीज है, एक एंगल 90 डिग्रीज है. तो क्या मैं थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, दैट इज गोइंग टू बी 40 डिग्रीज. सो एंगल A इज 40 डिग्रीज, ठीक है. मुझे एंगल A मिला. नाउ आई कैन सेलेक्ट द बिगर ट्रायंगल, राइट. वी नो द tangent इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये एंगल 90 होगा, ये 40 है और थर्ड एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो इन ट्रायंगल ABC
Angle C will be 180 minus A minus B. That is 180 minus 40 minus 90. And that is going to give you 140 minus 90, which is 50 degrees. So 50 degrees is the final answer. ठीक है, 27th question देखते हैं. LCM of two numbers is 12 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 780. One number is 216. Find the other. Condition क्या given है? Condition given है LCM is double of HCF. तो अगर मेरा HCF x है तो LCM कितना होगा? 2x होगा, 12x होगा, not double, 12 times. इन दोनों का sum दिया 780. So can I say 12x plus x is equal to 780? 13x is equal to 780. Divide करो 78 को 13 से divide करो 6 आएगा, मतलब 60. ठीक है, x की वैल्यू 60. अगर x 60 है तो HCF खुद 60 है. LCM है 12 into 60, 720. HCF मिला, LCM मिला, करेक्ट. अभी लेट दी अदर नंबर बी y. दूसरा नंबर कंसिडर करते, लेट दैट नंबर बी y. So the product of LCM and HCF, as we know, is equal to product of two numbers. LCM into HCF is product of two numbers. So 70 is the LCM, 60 is the HCF. One number is 216, second number is y. 216 बस डिवाइड करना है. So 70 into 60 divided by 216. So that gives you 200. So the value of y that you get is 200, right? So the value of y that you get is 200. मतलब जो दूसरा नंबर है that is 200. 28th question देखते हैं. Now alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus y. Find the value of y if 3 alpha plus 2 beta is 20. ठीक है, क्या गिवन है? 3 alpha plus 2 beta 20 गिवन है. So from the polynomial x square minus 6x plus y, sum of the zeros, that is alpha plus beta, will be what? Alpha plus beta will be minus b by a, that is minus of minus 6 by 1, which is 6. Alpha into beta is y, c by a, which is y by 1, right? अभी 3 alpha plus 2 beta is 20. 3 alpha plus 2 beta is 20. So alpha plus beta तो already given है 6. So can I say from here alpha is equal to beta minus 6? तो अल्फा की जगह पे मैं बीटा माइनस 6 लिख सकता हूँ. So 3 into beta minus 6 plus 2 beta is equal to 20. So 18 minus 3 beta plus 2 beta is equal to 20. So this becomes minus beta, right? So 18 minus beta is equal to 20. So ultimately from here you get the value of beta as minus 2. Value of beta is minus 2. ठीक है, बीटा की वैल्यू जैसी माइनस 2 आई, हमें वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करनी है. अल्फा भी हमें मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज 6. सो फ्रॉम हियर माइनस 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 8. नाउ यू गॉट अल्फा, नाउ यू गॉट बीटा, राइट? बट व्हाट इज y? y इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इनटू बीटा. तो 8 है, माइनस 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर अल्फा इनटू बीटा, व्हिच इज माइनस 16. सो वैल्यू ऑफ y इज माइनस 16. करेक्ट? ओके, 29 क्वेश्चन देखते हैं. पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट्स है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है दोनों. सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इंटू सेक माइनस 2 tan थीटा. ठीक है, ये पहला पार्ट है. ओके, तो सबसे पहले कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस. उसके बाद में यू कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. So this is sin plus cos into cos minus sin by sin cos. So this is C, A plus B, A minus B. That is cos plus sin, cos minus sin. That will be cos square minus sin square. So cos square minus sin square by sin theta cos theta. And that is, see sin square theta as it is. Cos square theta को मैं लिख सकता हूँ 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta minus sin square theta. That is 1 minus 2 sin square theta, correct? By sin theta cos theta. So here you get 1 by sin theta cos theta minus 2 sin square theta by sin theta cos theta. So sin theta cancel हो जाएगा, and then this becomes cosec theta into sec theta minus
2 tan theta because sin by cos is tan. That is your RHS. Easy. प्रूविंग वाला और एक क्वेश्चन देखते हैं. जब भी आपको ये पैटर्न दिखेगा ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे एंड ये वाला यहाँ पे, दैट इज लाइक योर a by b प्लस b by a. जनरली यू स्टार्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट. ठीक है. सो 1 प्लस कॉस बाय 1 माइनस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस द होल स्क्वायर. 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस द होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस. सॉल्व इट फर्दर. एक्सपेंड द ब्रैकेट a प्लस b द होल स्क्वायर. 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा. उसके आगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा. कैंसिल क्या होगा? 2 कॉस थीटा कैंसिल होगा. इधर 1 है इधर 1 है. 1 प्लस 1 2 बन जाएगा. कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देखो तो 2 आ गया एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर. करेक्ट. ओके. सो यू कैन कीप दिस टू आउटसाइड. इसको सेपरेट कर सकते हो. 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर. 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है. कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर होता है. सो दिस फर्दर कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं. कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. And this is again cot square theta. So cot square theta plus cot square theta is 2 cot square theta. So 2 plus 4 cot square theta. And that is nothing but your RHS. So LHS is equal to RHS, hence proved. ठीक है. Okay. आगे बढ़ते. Let's move on to 30th question now. So it says a bag contains 8 black balls while some white balls. सम मतलब कितने पता नहीं, मे बी x white balls. If the probability of drawing a white ball from the bag is double that of the black, find the total number of balls in the bag. काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखो टोटल बॉल्स कितने हैं? कुछ ब्लैक बॉल्स है और कुछ व्हाइट बॉल्स है. तो टोटल है 8 प्लस x. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितना होगा? x बाय 8 प्लस x. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना होगा? 8 by 8 plus x, right? Probability of drawing a white ball, मतलब ये probability is double of this. मतलब क्या? x by 8 plus x is equal to double of 8 by 8 plus x. ऐसा. Then you can find out the total number of balls. This is the question. ठीक है? Okay. So let the number of white balls be x. Total number of balls are 8 plus x. Now, favorable outcome of getting a black ball is 8. तो इसकी probability होगी 8 by 8 plus x. White की probability होगी x by 8 plus x. Correct? White की probability x by 8 plus x. And white की probability is double of black की probability. अब इसको solve करो. So x by 8 plus x is equal to 16 by 8 plus x. So x की वैल्यू बेसिकली 8 plus x कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू 16 है, मतलब व्हाइट बॉल 16 है, ब्लैक बॉल 8 है, तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 16 plus 8. So the total is going to be 24. So the total number of balls will be 24. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो एलिमिनेशन मेथड से पहला क्वेश्चन करना है एंड सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन यू कैन सॉल्व द टू लीनियर इक्वेशंस. सो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड. 4 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. तो सोनू का एज अगर x ले लिया, नूरी का y ले लिया, तो y is equal to 3x. 10 years later मतलब x plus 10 and y plus 10. नूरी will be twice as old as सोनू. बहुत सिंपल. तो y plus 10 नूरी का एज, 2 times x plus 10 सोनू का एज. You'll get two equations. You can solve them simultaneously. ठीक है. ओके तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y. क्या गिवन है? नूरी इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सो x इज इक्वल टू 3y. 4 years ago. ओके ठीक है, 4 years ago बोला है तो x minus 4 लेना पड़ेगा. x minus 4 is 3 times y minus 4.
Solve this. X minus 4 is equal to 3y minus 12. X minus 3y plus 8 is equal to 0. 10 years later, मतलब 10 साल बाद, तो x plus 10, y plus 10. Noori will be twice as old as Sonu. तो Noori का age x plus 10, Sonu का age y plus 10. So x plus 10 is equal to 2 times y plus 10. So x plus 10 is equal to 2y plus 20. So x minus 2y minus 10 is equal to 0. दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सिंपली x कैंसिल होगा. y minus 18 is equal to 0, y is equal to 18. अब यही y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, राइट? इधर y था. So x minus 3 into 18 plus 8, that is x minus 54 plus 8 is equal to 0. x is equal to 46. So Noori का जो एज है that is 46 and सोनू का एज is 23. 18 not 23. 18 करेक्ट. ठीक है. ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जहां पे वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a and b where the system of linear equations have infinitely many solutions and unique solution. ठीक है. तो सबसे पहले we have x plus 2y is equal to 5 and ax plus a plus by is equal to 15. So these are the given equations. X plus 2y is equal to 5, ax plus a plus b into y is equal to 15. Infinitely many solutions का condition क्या है? या फिर x1 y1 c1 x2 y2 c2. So we can take here 1 by a, 2 by a plus b, 5 by 15, right? 1 by a is equal to 2 by a plus b is equal to 5 by 15. Now you can solve this first and last. So 1 by a is 5 by 15, so a will be equal to 3. ठीक है. अब ये वाला पार्ट सिलेक्ट करके आप b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. So 2 by a plus b is 1 by 3. So 2 by 2 plus b is equal to 1 by 3 and that is going to give you a plus b is equal to 6. After putting the value of a, you get the value of b as 3. तो value of b हमें मिला 3. ठीक है. a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3. सेकेंड कंडीशन यूनिक है. मतलब क्या? x1 by x2 is not equal to y1 by y2. मतलब 1 by a is not equal to 2 by a plus b. So a plus b is not equal to 2a. So basically a is not equal to b. तो बस यही कंडीशन है कि a and b दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए एंड ऑब्वियसली a and b में a 0 नहीं होना चाहिए, तो b भी 0 नहीं होना चाहिए. करेक्ट. दैट इज द ओनली कंडीशन. सो इट हैज मेनी पॉसिबिलिटीज. द ओनली थिंग इज a and b शुड नॉट बी इक्वल. अभी वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन डी जहां पे 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज कविता इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर. तो कविता का एज अगर x है, उसके सिस्टर का एज अगर y है, तो x इज इक्वल टू 2y. 8 years hence मतलब 8 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 8 साल बाद उनके दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है दैट इज x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 234. तो y तो x by 2 होगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एंड देन यू कैन सॉल्व दिस फर्दर, राइट? सो लेट द सिस्टर्स एज बी x. सो द गर्ल्स एज इज 2x. मतलब कविता का एज 2x होगा, सिस्टर का एज x होगा. सो 8 years hence, 8 साल बाद उसका एज कितना होगा? x प्लस 8. फिर गर्ल का एज कितना होगा? 2x प्लस 8, क्योंकि गर्ल मतलब कविता का एज होगा 2x प्लस 8. एंड देन यू टेक द प्रोडक्ट, राइट? सो x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 234. यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिवाइड बाय 2 करो. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा. यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 12 है. 17 5 is 85. So ultimately you get the value of x as 5 or the value of x as minus 17. x की वैल्यू 5 है, तो सिस्टर की एज कितनी होगी? 5 into 2 that is 10, right? 17 नेगेटिव तो नहीं हो सकता. So 2x is 2 into 5 which is 10 years. So कविता की एज है 10 years, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द गिवन फिगर AHK is similar to ARC. दो ट्राइंगल्स है, सिमिलर है. AK is 10, ठीक है, ये 10 है. RC is 4, ये 4 है. HK is 5 एंड AC हमें फाइंड आउट करना है. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. दो ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है. ओके, तो ऑलरेडी गिवन है AHK is similar to ARC. So I can say AH by AR is equal to HK by RC is equal to AK
बाय ए सी, हमें ए सी फाइंड आउट करना है, ए के गिवन है 10, तो ये रेशियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एच के एंड आर सी, ये भी रेशियो, राइट। सो हियर 5/4 will be equal to AK is 10 by AC. So what will be AC? AC will be equal to 8. Because 10 4 is 40, 40 divided by 5 is 8. तो 8 is the final answer. आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी हमें AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। AB गिवन है 5.6, AB गिवन है 5.6, BC गिवन है 6, BD गिवन है 3.2। ओके, तो सबसे पहले वैल्यूज गिवन है, दो ट्रायंगल्स है उसको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DAC। उसके पहले हम DC फाइंड आउट कर सकते हैं। DC कितना होगा? 3.2 माइनस करना पड़ेगा 6 में से, तो मुझे मिलेगा 2.8। सो DC इज 2.8। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, दैट इज AB by AC is equal to BD by DC। बस वैल्यू पुट करनी है। सो 5.6 by AC is equal to 3.2 by 2.8, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें मिलेगा 15.68 by 3.2 which is 4.9। सो 4.9 is the length of AC, 4.9, इजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 8 सेंटीमीटर, सिलेंडर है एक, from a solid right circular cylinder of height 8 cm of same radius and base 6 cm, a right circular cone of same height, right circular cone of same height, height same है, that is removed। okay, यहाँ पे given है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन, करेक्ट। ओके, so volume of cylinder होता है pi r square h, pi is there, r is 6, h is 8, so pi into 6 square into 8, 288 pi। volume of cone 1/3 pi r square h, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 1/3 pi r square h, that is 1/3 pi, r is 6, h is 8, that is 96 pi। so remaining volume क्या होगा? दोनों को माइनस करना है, so 288 minus 96, that is going to give you 192 pi cubic centimeter। You can keep the answer in terms of pi, कोई प्रॉब्लम नहीं। 34B देखते। So a decorative block is given in the figure. It is made up of two solid cubes, a cube and a hemisphere, two solids, cube and hemisphere. The base of the clock is a cube with edge 5 cm and hemisphere fixed on the top of its diameter 4 cm। सब फिगर में ऑलरेडी गिवन है, डायमीटर 4 है तो डेफिनेटली रेडियस 2 है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालना है। देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालो पूरा क्यूब का, ठीक है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो हेमिस्फीयर का। लेकिन क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है ना, तो नीचे सर्कल होगा, वो सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, देन माइनस सर्कल, दैट विल गिव यू द आंसर। अब ये तो आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि आपको वैल्यूज ऑलरेडी मालूम है, लॉजिक समझ में आ चुका है। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे एंड बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे, जो कि एक सर्कल है, क्योंकि हेमिस्फीयर के नीचे तो सर्कल ही होता है ना। तो बस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर, 2 pi r square is the curved surface area of hemisphere, minus pi r square is the area of the circle। ये तो टोटल pi r square ही बन जाएगा। और यहाँ पे तो 5 है साइड, क्योंकि यहाँ पे देखो, और रेडियस की जगह पे 2 लोगे आप, क्योंकि डायमीटर 4 है। सो दैट इज 22/7 into 2 square and that is going to give you 88/7। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, 162.57 is the approximate answer। ठीक है, चलो 35 देख लेते। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है और मीडियन गिवन है, मीडियन है 525। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मीडियन गिवन है तो मुझे मीडियन क्लास ऑलरेडी पता है 500 to 600, तो मुझे एल पता है, करेक्ट, मुझे ये एफ पता है फ्रीक्वेंसी, मुझे सी एफ निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सी एफ का डेटा लगेगा यहाँ पे। तो देखो 2 + 5 7, 7 + x 7 + x, 19 + x, 36 + x, 56 + x,
56 प्लस एक्स प्लस वाई, करेक्ट। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब n इज इक्वल टू 100 है, तो n/2 हमारा 50 है। अब क्या, अब मीडियन के फॉर्मूला में पुट करो डायरेक्टली, राइट। समेशन fi इज 100, तो टोटल इज 100, मतलब ये वाला पार्ट 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये एंड में ही 100 होगा ना, तभी जाके तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई इज 24। मीडियन क्लास हमें ऑलरेडी मालूम है 525, 500 to 600 मीडियन क्लास है, तो एल हमारा 500 है, ये हमारा 50 है। सी एफ और एफ तो हम पीछे से ले सकते हैं वैल्यूज में से। एच हमारा कितना होगा चेक कर लेते हैं, 100 होगा, है ना, गैप 100 का है। दिस विल गिव यू 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस एक्स बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये शिफ्ट हो जाएगा एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स आ गया 9। अब वैल्यू ऑफ एक्स 9 यहाँ पे पुट करो, सो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, सो वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9 विच इज 15, वैल्यू ऑफ वाई इज 15, सो 15 इज द फाइनल आंसर। इजी। उसी का ऑल्टरनेट क्वेश्चन है बी पार्ट, मीन गिवन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें एफ फाइंड आउट करनी है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले चार्ट लगेगा, ये सारे क्लास इंटरवल्स हैं। पहले तो आप क्लास मार्क निकालो, 11 और 13 के बीच 12, 13 और 15 के बीच 14, 15 और 17 के बीच 16। क्लास इंटरवल है, क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, सबका टोटल करोगे 44 प्लस एफ मिलेगा। अब मीन गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो, मीन इज समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। मीन तो ऑलरेडी 18 है, समेशन एफ आई एक्स आई कहाँ पे, एफ आई इंटू एक्स आई जब आप करोगे दैट इज 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84 एंड सो ऑन, तो उसका समेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये तो आप कर लोगे, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिवाइडेड बाय एफ आई, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व इट फर्दर, इक्वेशन मिलेगा एफ में, you get the value of f. f is 20, so missing frequency is 20, correct? okay, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे सेक्शन ई में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने। तो 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, so it says auditorium has rows of seats that increase in a number in a regular way, and the first row has 15 seats and each after that has 2 more seats, मतलब 15 है, फिर 17, फिर 19 and so on. Total rows n is equal to 25 है। Then कुछ questions है वो हमें solve करने। ये सेम क्वेश्चन एक्चुअली आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, सिर्फ उसको रीफ्रेम करके अलग तरीके से पूछा गया। सो हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 15th रो, बस A15 निकालना है, A की वैल्यू तो 15 है और D की वैल्यू तो 2 है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, A की वैल्यू 15, D की वैल्यू 2, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 15, D की वैल्यू 2 पुट करने के बाद यू गेट 15 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2, 14 टू द 28 एंड दिस बिकम्स 43। सो 15th रो में देयर आर 43 सीट्स। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द लास्ट रो, मतलब an निकालना है, मतलब A25 निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो A25 विल बी इक्वल टू a प्लस 25 minus 1 into d, that is 24d. So 15 plus 48, that is 63. ठीक है। What is the total seating capacity? मतलब S25 है ना, total मतलब Sn, तो बस S25 निकालो। Sn का फॉर्मूला 25 by 2, 2 into a, n is 25, d is 2. So 25 by 2 into 30 plus 48, that is 78, कैंसिल हो जाएगा 25 into 39, that gives you 975. आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रोज मतलब n आर ऑक्यूपाइड विथ 851 सीट्स, मतलब अगर Sn 851 है तो n कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n by 2, 2a plus n minus 1 into d। Sn की जगह पे 851, so 851 is equal to n by 2 into 2, 15, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म 23 and 37,
-23 + 37, ठीक है। तो n 23 होगा क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ रोज तो पॉजिटिव ही होंगे। सो द नंबर ऑफ रोज आर 23। क्लियर है? देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वो लगता केस स्टडी क्वेश्चन है लेकिन है तो नॉर्मली एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, देख के पता चल रहा है 0 0 3 4 6 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सो स्कूल ऑर्गेनाइजेस अ ट्रेजर हंट कंपटीशन इन स्कूल प्लेग्राउंड यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। द प्लेग्राउंड इज मार्क्ड एज अ कोऑर्डिनेट प्लेन विद द मेन गेट एट मेन गेट 0 0 पे। उसके बाद there are 3 chests placed at 3, 4, 6, 2, 2, 6 ऐसा है basically, and participants need to find these chests and calculate the distance between them. The final treasure is hidden at a point that is equidistant from all the 3 chests. ठीक है, एक तीनों चेस्ट से equidistant है, and the event coordinator have prepared the mathematical challenges based on this. मतलब कुछ questions पूछे जाएंगे। So find the distance between the treasure chest A and B. देखो अगर आपको क्वेश्चन समझा भी नहीं है ना, ऑनेस्टली कहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि A and B लिखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है, विजुअलाइज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें आता है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट यूज करना है बिकॉज मिड पॉइंट फॉर्मूला है, एंड यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला है, और यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला है एक्सटर्नली का। जनरली एक्सटर्नली का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, सो विल स्टिक टू ए पार्ट ओनली। सो डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेजर्स ए एंड बी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो x2 - x1 द होल स्क्वायर। बी के कोऑर्डिनेट्स इफ यू रिमेंबर 6, 2 थे, ए के कोऑर्डिनेट्स थे 3, 4। सो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9 -2 स्क्वायर इज 4। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 13। अभी फाइंड आउट करना है द चेक पॉइंट्स प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। फिर से ए के कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्वेश्चन एक बार देख लेना ए एंड सी के लिए। देखो ए है 3, 4, यहां से पता लग रहा है, एंड सी है 2, 6, करेक्ट। सो x1 + x2/2 y1 + y2/2, सो 5/2 10/2 10/2 is 5, so 2.5, 5, ठीक है। थर्ड पार्ट, so we are supposed to find out the coordinates of the clue marker that divides the line segment joining the treasure chest A, C, A and C in the ratio 2:1। तो ये A है, ये C है, ratio 2:1 है। just apply section formula, right? so section formula for internal division, देखो formula भी given है, ratio given है, coordinates given है। put the values, x coordinate, y coordinate। तो इसके जो x and y coordinates है that you are getting 7/3 and 16/3 respectively। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं केस बेस्ड का। So definitely this is a trigonometry based question। It says a person on the sea coast observes 2 ships in the sea। Both the ships are in the straight path behind each other। तो ये एक शिप है, ये एक शिप है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है यहाँ पे 45, यहाँ पे 60। हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया है 20 meters, right? So what are we supposed to find? So if a person observes the ship whose angle of depression is 60 degrees, how much distance is the ship away from the building? 60 degrees के लिए, मतलब ये 60 degrees जो है, तो ये शिप कितना अवे है, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले 60 डिग्री है, ये 20 है, मतलब ये 60 डिग्री होगा, मतलब मुझे tan अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ AC। तो tan 60 अप्लाई करो, tan 60 is 20/AC, tan 60 √3 होता है, √3 = 20/AC, AC = 20/√3 multiply by √3 divide by √3, 20 √3/3 will be the final answer। ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, आपको ऑलरेडी पता है। तो इसकी वैल्यू आएगी 20 √3/3। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी सिंपल है, 45 डिग्रीज अगर एंगल है तो तब शिप कितने डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए भी फिगर हमारे पास सेम ही है, इधर भी मुझे tan ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये 20 है और मैं tan 45 अप्लाई करता हूँ, tan 45 तो 1 होता है, सो 1 विल बी 20/BC, तो BC भी 20 होगा। देखो तो ओरली कर लिया हमने, सोल्यूशन देख लेते। देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
Next one. If the person observes the ship whose angle of depression changes from 60 to 30, how far be the ship from the building if the observer is at a height of 20 meters, including him? ठीक है, तो यहाँ पे पहले 60 डिग्रीज के लिए फाइंड आउट करना है, फिर 30 डिग्रीज के लिए फाइंड आउट करना है. हमें मिलेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना, राइट. सो हियर फर्स्ट वी गेट 20√3, हमने वैसे भी सॉल्व किया पहले. देन वी गेट 20 इफ यू रिमेंबर, राइट. So the difference will be 20 minus 20√3, which is nothing but 11.55, which is 8.45. And that will be your final answer. That is the distance between the two ships. So that's it for today children. अभी तक हमने 2 सैम्पल पेपर सॉल्व किया. सैम्पल पेपर 1 भी एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां पे भी हमने पूरा पेपर सॉल्व किया. थैंक यू.